नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता के बारे में। ये आपके 12th एग्रीकल्चर के अंदर भी दे रखा है और आपके सॉइल साइंस के अंदर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सॉइल साइंस का। जो आज का हमारा वीडियो है ये सॉइल साइंस क्लास 4 है। इसके पहले मृदा विज्ञान के 3 वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनको जरूर देखें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में सोइल साइंस के अंदर से कई सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो बिल्कुल आप उन वीडियोस को जरूर देखें। उनके अंदर आपको बिल्कुल डिटेल में मृदा विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और साथ में ही आपको याद करवाया गया है। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में भी कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि सर मृदा उर्वरता क्या है और मृदा उत्पादकता क्या है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, एक बार पढ़ता है उसके बाद भी भूल जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो इतनी गारंटी देता हूं कि वीडियो फिनिश होने से पहले पहले आपको समझ में आ जाएगा कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से यहाँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। भाई दो टॉपिक हैं, एक तो सॉइल फर्टिलिटी है और एक सॉइल प्रोडक्टिविटी है। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, मृदा उर्वरता क्या होती है। तो देखो, मृदा उर्वरता या फर्टिलिटी को कुछ इस प्रकार से समझो कि कोई फील्ड है। अब उस फील्ड में जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उनको प्रोवाइड करवाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है। आओ इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। देखो, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करना। अनुकूल दशा मतलब उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्व, असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की बात चल रही है। किसकी? असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट तत्वों को प्राप्य रूप। अच्छा, प्राप्य रूप का मतलब होता है अवेलेबल फॉर्म, कि किस फॉर्म में पौधों को प्रोवाइड करवाएगी मृदा। जैसे कि नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो अधिकतर फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है, NO3- के रूप में ग्रहण करती है। जबकि हम बात करें जैसे कि धान है, जूट है, ये अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है। तो प्राप्य रूप में उचित मात्रा और बिल्कुल सही मात्रा में उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहा जाता है। सपोज करो ये कोई फील्ड है, कोई खेत है। अब इसमें सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट है ये तो अभी कहां पर है? मृदा के अंदर है ना। ये देखो, असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट ये मिट्टी में है और ऊपर आप फसल देख पा रहे हो यहाँ से। अब ये जितने भी न्यूट्रिएंट है, क्या मृदा इनको फसल को प्रोवाइड करवा पाती है या नहीं करवा पाती? प्रोवाइड करवाने की जो क्षमता है उस क्षमता को सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है, मृदा उर्वरता कहा जाता है। अगर ये प्रोवाइड नहीं करवाएगी तो कहने का मतलब है इसकी मृदा उर्वरता कम है। और अगर इसने अच्छे तरीके से सारे के सारे पोषक तत्व प्राप्य रूप में उचित समय पर सही संतुलन में अगर पौधों को प्रोवाइड करवाए तो इसकी सॉइल फर्टिलिटी कैसी होगी? अच्छी होगी, अधिक होगी। तो आई होप अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है। कहने का मतलब क्षमता होती है। कैसी क्षमता? पौधों तक किसको पहुंचाना? पोषक तत्वों को पहुंचाने की जो क्षमता है मृदा की, उस क्षमता को सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सामान्यतया उपजाऊ मृदाएं उत्पादक होनी चाहिए। बच्चे इन दो लाइनों में काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे, पहले अच्छे से समझो। सामान्यतया उपजाऊ मृदाएं उत्पादक होनी चाहिए। मतलब जिन भी मृदा में अच्छे तरीके से अनाज आपके निकल रहा है, गेहूं बढ़िया निकल रहा है, धनिया बढ़िया निकल रहा है, तो मृदाएं कैसी होनी चाहिए? उत्पादक होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु यह तथ्य सभी दशाओं में सत्य नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो आप? तो देखो समझो,
मैं बात कर रहा हूं जैसे सपोज करो ये कोई फील्ड है, किसका, रामलाल का ये खेत है। अब इसमें मान लो सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, तो जो फसल है वो क्या सही होना चाहिए, उसका उत्पादन बढ़िया होगा या नहीं होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, मुझे बात बताओ। इसमें सारे के सारे पोषक तत्व हैं और इसके अंदर ये क्षमता भी है कि सारे के सारे पोषक तत्व फसलों को प्रोवाइड कर पा रही है मृदा, तो सॉइल फर्टिलिटी तो इसकी अच्छी है, मृदा उर्वरता। क्या इसकी मृदा उत्पादकता भी अच्छी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मान लो इसने तो इसका पूरा काम कर दिया और फसल उग गई, हो सकता है फसल में किसी रात को कहीं सारे जानवर आ गए हो, सुअर आ गए हो, नीलगाय आ गई हो, वो फसल को खराब कर गई हो, या हो सकता है कि बरसात हो गई हो काफी तेज, उसकी वजह से भी आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो कहीं ऐसे बाह्य कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इस लाइन को वापस से समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सामान्यतया उपजाऊ मृदाएं, मतलब ये फर्टाइल जो सोइल है ना, उपजाऊ मृदाएं उत्पादक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए कि इनमें हाँ यार उत्पादकता होगी, मतलब इनमें अनाज अच्छे से निकलेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कैसे? किंतु ये सभी तथ्य या सभी दशाओं में सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार कई सारी बीच में रुकावटें आ जाती है, जानवर आ गए, बरसात हो गई है, ओलावृष्टि हो गई है, पानी की कमी आ गई है, कुछ भी कई सारे कारक हैं जिसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इस लाइन को अच्छे से समझना, सामान्यतया जितनी भी उपजाऊ मृदाएं हैं वो कैसी होती है? उत्पादक होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे पोषक तत्व और पौधों को मिल भी रहे हैं। लेकिन ये सभी दशाओं में सत्य नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उत्पादकता डाउन हो सकती है, फसल को नुकसान हो सकता है। आई होप ये लाइन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कि जो मृदा उर्वरता होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो मृदा उर्वरता दो प्रकार की होती है। दो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो प्राकृतिक उर्वरता होती है और एक आपकी कृत्रिम या उपार्जित उर्वरता हम उसको बोलते हैं। प्राकृतिक उर्वरता का मतलब है कि कोई खेत है, अब इसमें पहले से सारे के सारे पोषक तत्व उपस्थित हैं, तो सारे के सारे पौधों को मिल जाएंगे। तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी क्या है? अच्छी है, मृदा उर्वरता है, मतलब आपकी जो मिट्टी है वो कैसी है? उर्वरक मिट्टी है अच्छे तरीके से। तो ये तो होती है प्राकृतिक। एक होती है आपके प्राकृतिक के बाद उपार्जित। उपार्जित क्या होता है? जैसे सपोज करो इस खेत में एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की कमी है। अब किसान बाहर से लाके इसमें क्या कर देता है? पोषक तत्व डाल के क्या कर रहा है? मान लो इस मिट्टी में किसान ने ईपीएन डाले, मतलब पोषक तत्व डाले, तो पोषक तत्वों की संख्या बढ़ी, तो इससे क्या होगा? क्या सॉइल फर्टिलिटी मतलब मृदा उर्वरता बढ़ेगी या घटेगी? तो सीधा सा आंसर होगा बढ़ेगी। तो ऐसी जो उर्वरता है उसको उपार्जित उर्वरता कहा जाता है। कहने का मतलब है कृत्रिम रूप से हम मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं उसके अंदर पोषक तत्व डाल के, जबकि प्राकृतिक में क्या हो रहा है कि हमने पोषक तत्व नहीं डाले, उसके अंदर पहले से उपस्थित थे। ऐसी उर्वरता को कहा जाता है प्राकृतिक, और जिसको बाहर से डालेंगे उसको कहा जाता है उपार्जित। तो आई होप आपको मृदा उर्वरता अच्छे से समझ में आया होगा कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है छोटा सा टॉपिक, लेकिन कंफ्यूज ज्यादा करता है। अब नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो दो कारक हैं, एक तो आते हैं प्राकृतिक कारक और एक आते हैं कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक कारक किस तरीके से मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। तो देखो इसके अंदर करीबन 8 कारक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। किसके? प्राकृतिक जो नेचुरल फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है पैतृक पदार्थ हो गए, आपके क्या होता है समझेंगे डिटेल में। स्थलाकृति, मृदा आयु, जलवायु, मृदा अपर्दन, मृदा की भौतिक दशा, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। अब कई सारे बच्चे तो इन पॉइंटों के अंदर जो रामायण लिखी होती है ना उसको देखकर डर जाते हैं और उसको पढ़ते भी नहीं है। अक्सर ऐसा 12th क्लास में देखा गया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, आप इस एक पॉइंट के अंदर 5-5, 6-6 लाइनें अभी के भी याद आपको हो जाएगी। बस फोकस बोर्ड पे बनाए रखना अच्छे तरीके से। ये कौन से कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होता है यहां से यही पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक है जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है, इनमें से कौन से कारक हैं जो, इनमें से ऐसे कौन से कृत्रिम कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। तो ये कारक आपको याद होने चाहिए। ये 8 कारक ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं जो आपके सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास पेरेंट
मटेरियल, जिसको पेत्रक पदार्थ बोलते हैं। पेत्रक पदार्थ का मतलब है कि आपकी मृदा कौन से पदार्थों से बनी हुई है, ऐसे पदार्थों को पेत्रक पदार्थ कहा जाता है। अब ये कैसे मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी, समझो। अगर आपकी मृदा अम्लीय, आगन्य या बालू, कहने का मतलब है आपने अम्लीय, आगन्य, ये चट्टानें आपने पढ़ी होगी, अभी मैंने सोइल साइंस में इनको नहीं पढ़ाया है, बट इनको भी आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपकी मिट्टी किससे बनी हुई है, अम्लीय, आगन्य चट्टानों के अपक्ष से बनी है या बालू के अपक्ष से बनी है, बालू से बनी है, तो देखो उस मृदा में क्या होगा, सार की मात्रा कम होगी। सार की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब सार की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, आपकी जो सोइल फर्टिलिटी है वो ज्यादा होगी कि कम होगी, एक बात बताओ मुझे। जब उसमें सार की मात्रा काफी कम है तो सोइल फर्टिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, ये आपको याद रखना है। इसके जस्ट अपोजिट, मान लो हमारी मृदा का निर्माण सारीय अवसादी चट्टानों से हुआ है, तो इन चट्टानों में सार पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जब इसमें सार पदार्थ ज्यादा होगा तो हमारी मिट्टी की सोइल फर्टिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यह आपको याद रखना है। इन दो लाइनों को फिर से समझा रहा हूं कि डिपेंड करता है कि आपके खेत की मिट्टी किससे बनी है, मतलब उनके पेत्रक पदार्थ कैसे थे। अगर वो अम्लीय, आगन्य या बालू से बनी है, उनके अपक्ष से बनी है, तो उनमें सार पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिसके फलस्वरूप आपकी जो मृदा उर्वरता होती है ये भी कम होती है। जस्ट इसके अपोजिट, अगर आपकी मृदाएं सारी या अवसादी चट्टानों के अपक्ष से बनी है तो उसमें सार पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, और सार पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता भी आपके क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको आई होप दोनों लाइन में समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कारक जो हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं स्थलाकृति या फिर टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी किसको बोलेंगे या स्थलाकृति किसको बोलेंगे, समझना। अगर खेत की मिट्टी हमारे पास कैसी है, इस तरीके से खेत जो है ढलान में है। अब खेत अगर ढलान में है तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, जब बारिश आएगी या किसान सिंचाई करेगा तो ये सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट कहाँ पे जाके एकत्रित हो जाएंगे, इस जगह पे जाके एकत्रित हो जाएंगे। तो यहाँ पर पोषक तत्वों में प्लांट न्यूट्रिएंट में क्या आएगी, कमी आएगी, जबकि यहाँ पर पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उस स्थलाकृति के ऊपर भी तो डिपेंड किया ना कि कहां पर मृदा फर्टाइल होगी और कहां पर ज्यादा फर्टाइल होगी। अब यहां पर तो काफी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहां तो कुछ फर्टाइल होगी नहीं। अगर आपके फील्ड मान लो समतल होता, खेत समतल होता तो बराबर मात्रा में सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट होते। खेत मैदानी होता तो सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट बराबर होते। तो यहाँ पर जो सोइल फर्टिलिटी है ये भी क्या होती है, अच्छी होती है, किसमें, समतल मृदाओं में। लेकिन अगर ढालू मृदाएं हैं तो उनमें सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। कारण मैंने आपको बता दिया है, सारे के सारे पोषक तत्व बहकर नीचे की ओर चले जाते हैं, ऊपर पोषक तत्व नहीं बचते हैं। ये दो कारक आई होप आपको याद हो गए होंगे। देखो, मन बना लो याद करने का तो याद होगा, क्योंकि याद मैं करवा रहा हूं आपको। और फोकस जो है ना बोर्ड में बनाए रखो, एक एक चीज, इसमें से एक भी ऐसा शब्द नहीं होगा जिसको मैं आपको नहीं समझाऊंगा। सारे के सारे शब्द आपको समझा के जाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस फोकस बोर्ड पे बनाए रखना और अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। अभी हमने बात की मृदा उर्वरता की, और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक मैं आपको याद करवा रहा हूं। इसमें प्राकृतिक कारक की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने देखा पहला पेत्रक पदार्थ, दूसरा हमने क्या देखा, स्थलाकृति कैसी है, किस तरीके का स्थल है। चलिए बात करते हैं। अगला आता है मृदा आयु, सोइल ऑफ एज। क्या इससे भी मृदा उर्वरता प्रभावित होती है? तो हाँ बिल्कुल होती है। मान लो कोई मृदा है काफी ज्यादा पुरानी है। अच्छा मृदा की बात मत करो, अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कोई फील्ड है, उसमें कई सालों से खेती कर रहे हैं हम, कई सालों से। अब कई सालों से खेती करते हैं तो आपने देखा होगा आजकल किसान उसमें क्या करता है, बताओ क्या करता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, यूरिया डालेगा, डीएपी डालेगा, एमओपी डालेगा। कहने का मतलब है फर्टिलाइजर डालेगा, जिससे पोषक तत्व उसके अंदर बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं क्यों डाल रहा है, क्या उसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई? हाँ बिल्कुल हो चुकी है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो पुरानी मृदाएं हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। जब उनमें पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी तो सॉइल फर्टिलिटी भी क्या होगी, डाउन हो जाएगी, घट जाएगी। रीजन क्या था, क्योंकि उसमें पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं। खत्म कैसे हुए, क्योंकि कई सालों से उस पर खेती की जा रही है, कई सालों से उसका अपक्ष हो रहा है। इस तरीके से
उसके जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उनमें कंटिन्यू कमी आ चुकी है और सोइल फर्टाइल भी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं यहाँ पर नई मृदाओं की, तो नई मृदाओं में जो आपकी नई मृदाएं होती है इनकी सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि पुरानी मृदाओं की सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक 3 कारक आपने समझे हैं और बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लेना, याद हो या नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ आता है जलवायु, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करेगा हमारी मृदा उर्वरता को सर? ये तो जमीन की बात चल रही है, जमीन में है पोषक तत्व, मृदा प्रोवाइड करवा रही है पौधों को, उस क्षमता को बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन जलवायु कैसे प्रभावित करेगी? तो बिल्कुल करेगी यार। मैंने कहा ना, जैसे कोई खेत है, अब उस खेत में सारे के सारे उर्वरक भी हैं, फसल आपकी उगी हुई है, लेकिन मान लो अचानक से क्या हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए या अचानक से सूखा पड़ जाए, तो ये किसकी वजह से हुआ? जलवायु की वजह से हुआ, क्लाइमेट की वजह से हुआ। क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, बारिश आ गई, तो उसकी वजह से हमारी फसल को नुकसान हुआ। तो इस तरीके से जलवायु भी क्या कर रही है, आपके सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित कर रही है। आई होप ये कारक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगला कारक आता है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन कैसे प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे प्रभावित करेगा भाई? सॉइल इरोजन में क्या होता है, मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का एक जगह से बहकर दूसरी जगह पे जाना, इसी को क्या कहलाता है? मृदा अपरदन हम बोलते हैं या सॉइल इरोजन कहते हैं। अब मान लो, सपोज करो एक तो ये वाला फील्ड है, ठीक है, और एक ये वाला फील्ड है। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ, मृदा अपरदन की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो कट कट कर कहाँ चली गई, इस जगह पर आ गई। तो देखो यहाँ पोषक तत्वों में क्या आ गई, कमी आ गई। क्या आ गई? पोषक तत्वों में कमी आ गई है। तो मृदा कटाव या मृदा अपरदन भी क्या करती है, सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करती है। जब मृदा का कंटिन्यू कटाव होता है तो पोषक तत्व एक जगह से बहकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं और जहां से गए वहां की जो सोइल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जहां से गए और जिस खेत में गए उसकी सोइल फर्टिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो मृदा कटाव कहने का मतलब है मृदा अपरदन भी सोइल फर्टिलिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भौतिक दशा, की मृदा की भौतिक दशा कैसी है, फिजिकल कंडीशन कैसी है। अब फिजिकल कंडीशन में मैंने आपको मृदा के गुण बताए थे कि मृदा के गुण क्या क्या होते। मृदा कणाकार था, मृदा संरचना थी, मृदा वायु थी, मृदा जल था, ऐसे और भी कारक थे। अगर वो सारे के सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं तो आपके जो सोइल फर्टाइल होगी। कैसे फर्टाइल होगी? मान लो उसमें मृदा वायु, इसके अलावा मृदा जल का संचार अगर अच्छे तरीके से हो पा रहा है, अगर उसमें रंध्रावकाश प्रॉपर है, तो यार इन सब चीजों का संचार अच्छे से होगा और अच्छे से होगा तो सोइल फर्टाइल होगी। लेकिन अगर इन चीजों का संचार अच्छे से नहीं होगा, मान लो मिट्टी में ना तो मृदा वायु उसको मिल पा रही है, ना ही मिट्टी का जल उसको मिल पा रहा है, तो क्या उस केस में सोइल फर्टिलिटी हो पाएगी, सोइल फर्टाइल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मृदा की भौतिक दशा भी क्या करती है, आपके मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास मृदा में मृदा प्रोफाइल की गहराई। कौन सा आता है? मृदा प्रोफाइल की गहराई, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब मृदा प्रोफाइल मैंने आपको बताई थी, होरिजन के अंदर हमने मिट्टी को बांटा था। जिन्होंने सोइल साइंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है जरूर देखे। कृषि से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लेवल से आपको पढ़ाया गया है, याद जरूर करें क्योंकि क्वेश्चन आता है। बात कर रहे थे डेप्थ की। अब देखो गहरी जो मृदाएं होती हैं, गहरी जो मृदाएं होती है उनकी सॉइल फर्टिलिटी कैसी होगी, अधिक होती हैं। और जो उथली मृदाएं होती है उनकी सॉइल फर्टिलिटी कैसी होती है, कम होती है। सर ये समझ में नहीं आया, समझाओ। तो देखो मान लो ये कोई फील्ड है, ठीक है। अब ये गहरी मृदा है तो उसमें जड़ें कहां तक जाती है, यहां तक जाती है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है और पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी तो हमारी मृदा कैसे हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर उथली मृदा है, उथली मृदा में जड़ें यहाँ बिल्कुल, जड़ें तो नीचे जा रही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, पोषक तत्व कहाँ पड़े हुए हैं, इस जगह पे हैं। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ, या तो नमी की कमी आ गई है, तो नमी की कमी आने की वजह से ये पोषक तत्व पौधों तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो याद रखना क्वेश्चन बनेगा एक एक लाइन से कि बताइए कौन सी मृदाएं अधिक फर्टाइल होती है, कौन सी कम फर्टाइल होती है। गहरी ज्यादा फर्टाइल होती है जबकि उथली मृदाएं कम फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है। क्या ये लाइन आपको समझ में आई?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारक आता है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सोइल। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। मान लो कोई खेत है, अब उसमें अगर प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं है तो क्या सोइल फर्टाइल होगी? क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर उसमें तो पोषक तत्व ही नहीं है, और पौधों को तो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये 17 की 17 है, प्रेजेंट है, तो सोइल फर्टिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन मान लो किसी एक की अधिकता हो गई है, किसी एक की कमी हो गई है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? फसलों पर, पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब है वो भी हमारे लिए सही नहीं है। कहने का मतलब है भाई, परिभाषा अगर आपने देखी हो तो परिभाषा में मैंने यही बोला था कि प्राप्य रूप, उचित मात्रा और संतुलन उनका होना चाहिए, तब जाके सोइल फर्टाइल होगी। ऐसा नहीं है किसी खेत में नाइट्रोजन काफी अधिक है, इसके अलावा किसी खेत में जिंक काफी अधिक है तो हम उसको फर्टाइल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सही तरीके से संतुलित मात्रा में, उचित मात्रा में और प्राप्य रूप में जो सब मतलब पोषक तत्वों को प्रोवाइड करवाने की क्षमता है, उसी को तो हमने क्या बोला है? सोइल फर्टिलिटी बोला है। तो ये कारक भी क्या करता है? मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। और आई होप आपको प्राकृतिक कारक समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे तरीके से गांठ बांध के याद कर लेना। कितने हैं? 8 कारक हैं। एक तो पेत्रक पदार्थ की मिट्टी किससे बनी है, इसके अलावा स्थलाकृति, उसकी टोपोलॉजी या टोपोग्राफी कैसी है, मृदा की आयु कैसी है, नई है पुरानी है, जलवायु का भी इफेक्ट पड़ता है, मृदा अपरदन हो रहा है या नहीं हो रहा है, भौतिक दशा कैसी है, इसके अलावा उसकी सॉइल प्रोफाइल कैसी है, इसके अलावा मृदा की गहराई कैसी है, उथली है या गहरी है। तो इन सब कारकों की वजह से मृदा उर्वरता प्रभावित होती है। और ये सारे के सारे कारक कौन से थे? प्राकृतिक थे। इनमें किसी इंसान का कोई रोल नहीं था, कोई किसान ने, कोई मानव ने इसमें कोई वर्क नहीं किया है। ये अफेक्ट किससे हो रही है? प्राकृतिक कारकों से हो रही है। अब बात करते हैं कृत्रिम कारकों के बारे में। क्या कृत्रिम रूप से मृदा उर्वरता को प्रभावित किया जा सकता है? यस या नो? तो चलिए बात करते हैं। बात करेंगे कृत्रिम कारकों के बारे में। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सेकंड नंबर पे आता है, यहां सेकंड लगा लेना भाई, ठीक है? क्या लगा लोगे? सेकंड, कृत्रिम कारक। अब कृत्रिम कारक जो है टोटल 6 हैं। एक तो जलाक्रांति है, इसके अलावा फसल प्रणाली है, मृदा पीएच है, मृदा में सूक्ष्म जीव है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, और मृदा जुताई की विधि व समय है। चलिए एक एक चीज को अच्छे से डिटेल से समझते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना यार, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे 100 बच्चे देख रहे हैं, तो मैंने देखा है 100 में से 5 बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, बाकी पढ़ के चल जाएंगे। तो सर नहीं करना है, आपको क्या करना है? वीडियो को, अगर 100 है ना तो 100 से ही निवेदन है मेरा, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। क्योंकि अगर मान लो सपोज करो आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो, वहां भी आप फीस दे के पढ़ते हो, बट यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कमी रहेगी तो आपकी तरफ से रहेगी कि आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, आप नोट्स बना के पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या वीडियो को इस तरीके से आगे बढ़ा के इस तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ते हो। उस केस में कई सारे क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं। ये सारे के सारे कारक है आपके पढ़ने के भी। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करते रहे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृत्रिम कारक। इसमें पहला कारक आता है जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है तो समझना। अभी कौन से कृत्रिम कारक है? मान लो किसान ने पानी पिलाया, क्या पिलाया किसान ने? इसमें सिंचाई कर दी इस खेत में। अब इस खेत में सिंचाई की, इस तरीके से सिंचाई हो गई, ठीक है? अब इस खेत में मान लो जल निकास अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो पानी इसमें भर गया, ये होता है वाटर लॉगिंग। क्या ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो आपके पोषक तत्व थे वह अधिक पानी की वजह से, अधिक बरसात की वजह से, अधिक सिंचाई की वजह से, अगर सिंचाई आपने बिल्कुल फ्लड मेथड से कर दी तो सपोज कर दो जिधर ढलान होगी उधर सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट बहकर चले जाएंगे। इसके अलावा जिनमें रंध्रावकाश बड़े बड़े हैं उनमें इन पोषक तत्वों का क्या हो जाएगा? निक्षालन हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी। तो एक बात बताओ, इससे क्या हुआ? इससे जो सोइल फर्टिलिटी है प्रभावित हुई, लेकिन कैसे प्रभावित हुई? तो इसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। किसकी वजह से? वाटर लॉगिंग की वजह से। नाइट्रीकरण होने लग जाता है, जबकि नाइट्रीकरण हमारे लिए जरूरी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूरी है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू। सेकंड कारक, अच्छा ये किसकी वजह से हुआ था? किसान की वजह से हुआ था, क्योंकि किसान ने पानी भरा था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फसल प्रणाली की बात करते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम आपने पढ़े होंगे कि सर फसलों को हर साल बदल बदल कर बोना चाहिए, इसको फसल चक्र हम बोलते हैं। कहने का मतलब है आप किस तरीके का पैटर्न अपना रहे हो, आप कौन सी फसलें उगा रहे हो, अधिक गहरी जड़ी वाले उगा रहे हो या कम गहरी जड़े वाली फसलें आप कंटिन्यू उगा रहे हो, या एक ही खेत में बार बार धान की फसल उगाए जा रहे हो, या एक ही खेत में बार बार गेहूं उगाए जा रहे हो, तो उससे भी मृदा उर्वरता प्रभावित होती है। तो याद रखना, प्रति वर्ष अगर आप एक फसल उगाओगे तो सोइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, आपके डाउन हो जाएगी। इसीलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों को हर साल बदल बदल कर बोना चाहिए, किसान को क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, तो उसकी खेती के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो कारक आता है मृदा पीएच आता है। मृदा पीएच को ध्यान से समझना, आपने अभी पढ़ी नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। जैसे कि अम्लीय मृदाएं, सारी मृदाएं आपने पढ़ी होगी और यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अम्लीय और सारी मृदाओं से। मान लो अम्लीय मृदाएं हैं तो उसमें क्या ज्यादा होंगे, सारी मृदाएं हैं तो उसमें क्या ज्यादा होंगे, क्या कम होंगे, इनसे भी मृदा उर्वरता प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है समझा के जाऊंगा। देखो इधर, मान लो अगर एसिडिक सोइल है, कैसी है आपके पास जो मृदा है वो अम्लीय है, तो उसमें अम्लीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीज इनकी क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। तो अनबैलेंस हो रहा है काम यहां पर। इसी तरीके से हम बात करें जस्ट इसके अपोजिट, किसकी बात करूं मैं यहां पर, सारी मृदाओं की। किसकी बात करूं, सारी मृदाओं की। तो सारी मृदाओं में क्या होता है, याद रखना, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज इनकी कमी पाई जाती है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तो याद रखना कि जो अम्लीय मृदाएं हैं, सारी मृदाएं हैं, ये भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। तो पीएच बिल्कुल 6 to 7 होना चाहिए। अगर मान लो किसी मृदा का पीएच 8 से ज्यादा है, किसी का 4 से कम है, तो मृदा उर्वरता तो ऑटोमेटिक प्रभावित हो रही है, उसमें फसल उत्पादन अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला जो कारक आता है वो मृदा में सूक्ष्म जीव आते हैं, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। सर ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या ये भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। कैसे करते होंगे मुझे एक बात बताओ। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं वो कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आंसर दीजिए, है ना। मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए? तो देखो मैं तो कहूंगा ज्यादा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, आओ समझो, यही तो समझाने वाला हूं। मान लो जो खेत है उसमें शैवाल ज्यादा है, अगर क्या है, शैवाल है उसके अंदर, या फिर उसके अंदर फंगस है या एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया वगैरह है, तो लाभदायक होते हैं। कैसे, शैवाल क्या करते हैं, मृदा के अंदर वायु संचार को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, वायु संचार को। जब वायु संचार बढ़ेगा तो हमारी मृदा के लिए अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा मैं हमें बात करूं, फंगस है, एक्टिनोमाइसिटीज है, तो ये क्या करते हैं, विच्छेदन करते हैं मृदा का, अपघटित करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, और कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे तो ह्यूमस बढ़ेगा, और ह्यूमस बढ़ेगा तो हमारी सोइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी ना। तो जितने अधिक सूक्ष्म जीव होंगे उतनी मृदा फर्टाइल होगी, और जितने कम होंगे उतनी ही कम आपकी मृदा क्या होगी, कम फर्टाइल होगी। ये कौन से कारक हैं, ये आपके कृत्रिम कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो आता है हमारे पास वो आता है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, जो मैं आपको ऑलरेडी इसी में कंटिन्यू समझा चुका हूं, फिर भी समझो। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो सॉइल फर्टिलिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ कम है तो आपके पास सॉइल फर्टिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्या समझ पा रहे हो इन चीजों को? चीजें बहुत आसान है, बस फोकस बोर्ड में बनाए रखना, आंखों को बिल्कुल इधर टिकाए रखना। चलिए बात करते हैं, इसके अलावा मृदा में जुताई की विधि व समय, इससे भी मृदा उर्वरता प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है, मान लो आपका खेत कैसा है, इस तरीके से खेत में क्या है, ढलान है, ढलान इस तरीके से है, तो इस केस में ढलान इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि जब आप हकाई करोगे तो इस तरीके से करनी है ना, कल्टीवेशन ऐसे करना है, ऐसे करोगे क्या? अगर आप ऐसे कल्टीवेशन करोगे तो सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट तो क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे ना यार, तो मृदा उर्वरता प्रभावित हो गई। तो हमें क्या करना है कि ढालू मृदाओं के अंदर हमें इस तरीके से क्या करनी है बताइए, जुताई करनी है, इस तरीके से कल्टीवेशन करना है,
ताकि उर्वरक जहां जो हमारे पोषक तत्व मिट्टी में है वो वहीं पर बने रहे, ज्यादा उसका अपर्दन नहीं हो। तो देखो मृदा में जुताई कब करनी है, उसकी विधि कौन सी होना चाहिए, मैंने आपको बताया समय कौन सा होना चाहिए, ये चीजें भी क्या करती है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। तो ये तो बात हुई है किसकी, मृदा उर्वरता के बारे में, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। अब आपके एक और टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी या जिसको बोलते हैं मृदा उत्पादकता। ये क्या होती है, तो आइए समझते हैं। अगला जो हेडिंग है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मृदा उत्पादकता या सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो देखो मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। पहले तो क्या था कि ये जो मिट्टी है इससे कितने पोषक तत्व फसल को प्रोवाइड करवा पा रही है मृदा, उस क्षमता को बोला था हमने मृदा उर्वरता। लेकिन अब बात चल रही है कि इस खेत में जो पैदावार होगी ना इस फसल की, वो पैदावार कितनी होगी, पैदावार देने की क्षमता कितनी है, उस क्षमता को कहा जाता है मृदा उत्पादकता। सर बात तो एक ही हुई ना, नहीं हुई, अलग हुई। कैसे, समझ में आएगा अभी सब, है ना, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखे। वापस फिर से बोल रहा हूं कि इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की जो क्षमता है, मान लो किसी खेत में, सपोज करो ये दो खेत है, दो भाई है, एक राम है और एक आपके पास श्याम है। क्या है, श्याम है, समझना। अब यहाँ पे मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि खेत दोनों बराबर हैं। जैसे मान लो 3 एकड़ ये है, 3 एकड़ ये है। अब इसमें जो गेहूं है, जो वीट है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है जबकि इसमें वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है। तो यहाँ पर जो मृदा उत्पादक होगी, सबसे ज्यादा मृदा उत्पादक होगी, वो किसकी होगी, एक बात बताओ, राम के खेत की होगी या श्याम के खेत की होगी। जबकि दोनों मृदाएं कैसी थी, फर्टाइल थी। मान लो दोनों में पोषक तत्व भी बराबर थे लेकिन फिर भी इसके उत्पादन ज्यादा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि जो राम का खेत है ये क्या है, अधिक उत्पादक है। कहने का मतलब है इस खेत की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है जबकि इस खेत की प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। अच्छा, कोई कारक हो सकते हैं जिनकी वजह से हो सकता है उसके उत्पादन कम हुआ हो, जैसा कि मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले में बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसको साधारणतया रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके अनाज ज्यादा निकला है तो पैसा भी ज्यादा आएगा, इसके पैसा कम आएगा तो पैसा ज्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे कि यार इसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, मतलब इसकी मृदा उत्पादकता ज्यादा है, इसके खेत में ज्यादा का अनाज निकला है, ज्यादा पैसे हमें मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी, अब वापस समझना ध्यान से, कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है। इस लाइन का मतलब इस खेत से समझो, खेत तो दोनों एक जैसे थे, एक राम का था एक श्याम का था, दोनों में न्यूट्रिएंट भी बराबर थे लेकिन इसके उत्पादन ज्यादा हुआ, उसके उत्पादन कम हुआ। अब समझो इस लाइन का मतलब यही तो है, कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। भाई ये भूमि तो उपजाऊ थी, ये भी उपजाऊ थी, लेकिन ये उपजाऊ नहीं हो पाई। रीजन, आवश्यक क्यों नहीं है, क्योंकि यार कोई प्राकृतिक कारक हो सकते हैं ना, या कोई ऐसे कारक हो सकते हैं जिनकी वजह से इसमें उत्पादन कम हुआ हो। मान लो श्याम, जो राम है डेली खेत पे जाता है अच्छे तरीके से, रात को भी जानवरों की एक तरीके से बिल्कुल अच्छे से रखवाली करता है, अंदर नहीं आने देता। श्याम थोड़ा आलसी है, जानवर इसकी फसल को आके खा जाते हैं, ठीक है, या कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका उत्पादन कम हुआ हो, यही इस लाइन का मतलब है। लेकिन उत्पादक भूमि, अब वापस समझना, अपोजिट है, लेकिन उत्पादक भूमि के लिए इसका उपजाऊ होना आवश्यक है। मान लो जो राम का खेत था इसमें उत्पादन अगर अच्छा हुआ है तो हम ये कहेंगे, 100% कहेंगे, यार राम का जो खेत था ये बिल्कुल 100% क्या था, उपजाऊ था, इसकी सोइल कैसी थी, फर्टाइल थी। हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके खेत में उत्पादन अच्छा हुआ, क्योंकि इसके खेत में उत्पादन अच्छा हुआ तो हमने बोला कि इसकी सोइल प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो हम कहेंगे कि हाँ इसकी सोइल फर्टिलिटी अच्छी होगी होगी। लेकिन ऊपर वाली लाइन में अपोजिट मैंने आपको समझाया है, दोनों को अच्छे से समझना। आई होप आपको सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो समझा देता हूं, डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। वैसे तो अंतर आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी एक टेबल के जरिए समझते हैं। आओ देखो, अच्छा अभी तो कारक देखेंगे इसके, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा उत्पादकता या सॉइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो 6 कारक हैं। एक तो मृदा उर्वरता है। मृदा उर्वरता आप समझ ही गए क्या हो गए कि उस फील्ड में जो पोषक तत्व प्रदान कराने की क्षमता है वो कैसी है। अगर सॉइल फर्टिलिटी क्या है, बिल्कुल अच्छे से है, तो हम कहेंगे कि उसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन अगर सॉइल फर्टिलिटी कम है तो सॉइल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। क्या ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं।
मृदा की भौतिक दशा, किसका फिजिकल स्टेटस कैसा है। फिजिकल स्टेटस का मतलब वही है कि उसमें रंध्रावकाश कैसे हैं, ठीक है। इसके अलावा वो ढालू है, समतल है, कैसी है, सब भी क्या करेगा, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करता है। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। बात करते हैं मृदा की स्थिति, इस पर स्टार लगा लेना। स्थिति भी प्रभावित करती है उत्पादकता को। कैसे? स्थिति मतलब समझना, ये है कोटा, ठीक है। अब कोटा के आसपास वाले जो खेत हैं, ठीक है, और कोटा से दूर वाले जो खेत है, इधर 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 समझते हैं, ठीक है। समझो ये खेत है। अब यहां ध्यान देना, दोनों में क्या कर रखी है, टमाटर की खेती इसमें है और इसमें भी क्या है, टमाटर की खेती। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में उत्पादन भी सही हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बराबर है, समझाने के लिए समझा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि सॉइल प्रोडक्टिविटी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, मतलब सिटी के पास वाले खेत की ज्यादा होगी या इससे दूर वाले खेत की ज्यादा होगी। कॉमन सेंस लगाना है। तो देखो सॉइल प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी? क्योंकि मैंने बोला था यार कि जो मृदा उत्पादकता होती है इसको हम रुपयों में बात करते हैं, इसमें कितना पैसों का अनाज निकला है। तो यहाँ पर देखो टमाटर का खेत कोटा से पास में है, तो यहाँ यातायात के साधन भी अच्छे से होंगे। इसके अलावा आसानी से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और यहाँ इसको ताजा सब्जी तोड़ के कोटा सिटी में लाएगा तो उसको भाव भी अच्छा मिलेगा। तो सपोज करो इस खेत में जो टमाटर निकले वो कितने के निकले, 1 लाख रुपए के निकले, ठीक है। अब ये जो खेत है, ये खेत बराबर है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसमें जो टमाटर निकले मान लो 80,000 रुपए के निकले, तो हम कहेंगे कि शहर के पास वाली जो लोकेशन है, जो स्थिति है, वो ज्यादा उत्पादक होती है मृदा, जबकि ये कम उत्पादक होती है, क्योंकि ये यहां से वहां तक जब टमाटर को लेकर जाएगा तो कुछ टमाटर खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको भाव भी कम मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा लगेगा। मतलब यहां से यहां तक ले जाने में सपोज करो इसको 1,000 रुपए का खर्चा आ रहा था, यहां इसको 3,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो देखो मतलब कुल मिला के नेट इनकम में कमी हो गई। तो हम कहेंगे कि इस खेत की मृदा उत्पादकता कम है, जबकि इस खेत की मृदा उत्पादकता क्या है, ज्यादा है। आई होप समझ में आया होगा। इसी के साथ उत्पाद की मांग, ये भी क्या करता है, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करता है। जैसे मान लो अभी टमाटर की काफी ज्यादा मांग चल रही है, तो टमाटर की मांग ज्यादा चल रही है, तो जिस खेत में 20,000 रुपए के टमाटर निकलते थे आज उस खेत में 1 लाख रुपए के टमाटर निकल रहे हैं। तो मृदा उत्पादकता बढ़ी है उसकी। कैसे बढ़ी है? क्योंकि मृदा उत्पादकता को हम रुपयों में मापते हैं, तो उस खेत की मृदा उत्पादकता बढ़ी है मांग होने की वजह से। मांग नहीं होती तो 20,000 के हो सकता है 10,000 के टमाटर निकलते, तो हम कहते इसकी मृदा उत्पादकता घटी है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यातायात के साधन, जो मैं आपको इसी में कवर करवा चुका हूं। अगर यातायात के साधन, शहर के पास जमीन है तो बिल्कुल आने जाने के खेत में रास्ते वगैरह सब कुछ बढ़िया है, तो आसानी से ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल प्रॉपर जो साधन है वो खेत में चल जाता है, जबकि गांव में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन होते हैं ये भी मृदा उत्पादकता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगले आते हैं अन्य कारक। अन्य कारक में जैसे आपके मौसम आ गए, जानवर आ गए, कोई कई सारी चीजें आ गई, ये भी क्या करते हैं, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो आई होप आपको सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कारक भी अच्छे से समझ में आए होंगे। इनमें कोई भी डाउट है कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोनों में डिफरेंस की, कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो टेबल के जरिए समझते हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी, एक तरफ हम बात कर रहे हैं मृदा उर्वरता की, और एक तरफ हम बात करेंगे किसकी, मृदा उत्पादकता की। देखो मृदा उर्वरता क्या होती है, तो सॉइल फर्टिलिटी का पौधों को एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट उचित मात्रा में सही अनुपात में उपलब्ध कराने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ सॉइल, कितनी एबिलिटी है उस मृदा के अंदर पोषक तत्वों को जो पौधों को प्रोवाइड करवा दे, ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता को हम क्या बोल रहे हैं, तो मृदा उर्वरता बोल रहे हैं। मृदा उत्पादकता क्या होता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है। किसमें कितना उत्पादन हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, उस उत्पादन को बोलते हैं मृदा उत्पादकता। आगे बढ़ते हैं, मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, अरे नमूना ले जाओ आप सॉइल सैंपलिंग का, ठीक है, और इसकी जांच करवा के आ जाओ लैब में। इसमें पता लगेगा कि इसमें कितने पोषक तत्व कम है और कितने ज्यादा है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से की मात्रा अधिक है, उसके हिसाब से आप इसकी जांच करवा सकते हो लैब के अंदर। क्या है उसकी उत्पादकता की जांच आप लैब में कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसकी जांच तो हम खेत में करेंगे कि खेत में कितनी पैदावार हो रही है। तो देखो सॉइल प्रोडक्टिविटी की जांच खेत से प्राप्त उत्पादन से कर सकते हैं।
कितने का हुआ, अनाज। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैंने बताया क्यों नहीं हो सकती, कुछ कारक है, गाय भैंस वगैरह जानवर फसल को नुकसान पहुंचा गए। इसके अलावा उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी, स्टार लगा लेना, क्योंकि वो उर्वर नहीं होती तो उसमें उत्पादन होता ही नहीं, अच्छे से फसल निकलती नहीं। आगे बढ़ते हैं। मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा और उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। ये सारी की सारी चीजें सॉइल फर्टिलिटी को निर्धारित करती है। जबकि इधर कौन प्रभावित करता है, परिवहन, की हाँ खेत से ज्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ रहा ना, ठीक है, वे खर्चा कितना आ रहा है, उपज कितनी हो रही है, और मांग डिमांड कितनी है। इसके अलावा फसल पैदा करने में वे मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। ये सारे के सारे कारक किसको प्रभावित करेंगे या निर्धारित करेंगे, तो मृदा उत्पादकता को। आई होप आपको सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसके अलावा शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ यार, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको इस वीडियो के एंड में कमेंट करके जाना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके माइंड में कोई भी सुझाव नहीं आ रहा कि यार मैं क्या कमेंट करूं, तो आप जय जवान जय किसान लिखकर जरूर जाए। और हाँ, अगर आपको सोइल साइंस का पार्ट 4 देखना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 भी लिख सकते हो, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे पहुंचाइए ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी पार्ट 4 ला सकूं। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।